बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पूरे धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमिका आनंद है आनंद। परम धाम की भूमिका आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साहजी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 10वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु प्रसंग को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब तक हमने चर्चनी विषय प्रसंग में परमधाम के अंदर प्रवेश के लिए भूमिका के प्रसंग के ऊपर चर्चा किया, जिसमें चर्चनी शब्द का अर्थ क्या है और ये चर्चनी के द्वारा परमधाम का वर्णन हुआ है। तो परमधाम के विषय में तारतम अवतरण होने से पहले शास्त्र में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आवेश शक्ति के द्वारा ही शब्द किस तरह से रखा और उस शब्द को खुलासा करने के लिए स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने ही तारतम के माध्यम से खुलासा किया। बिना तारतम परमधाम के विषय में किसी ने भी एक शब्द भी उच्चारण नहीं कर सका। और ये परमधाम को जाहिर करने के क्रम में सर्वप्रथम अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धामधनी श्रीराज जी ने सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को साक्षात दर्शन दे करके ये परमधाम को जाहिर किया। फिर उसके पश्चात सदगुरु महाराज ने 34 वर्ष तक तारतम के माध्यम से जागरणी लीला को आगे बढ़ाए। तो सदगुरु महाराज के चर्चा के विषय वस्तु में मुख्य रूप में ये परमधाम का वर्णन रहा। उसके पश्चात फिर महामती प्राणनाथ जी ने वाणी के माध्यम से ये परमधाम को जाहिर किया। और प्राणनाथ जी स्वयं ने, जैसे वाणी में परिक्रमा ग्रंथ में परमधाम का वर्णन हुआ, तो वो चौपाई को और खुलासा करने के लिए परमधाम की निशानी को सुंदर साथ के हृदय में अच्छी तरह से बिठाने के लिए पन्ना जी में हमसे के घर से ये वृत्ति वर्णन लीला प्रारंभ हुई, नक्शा बना बना करके व्याख्या करने की प्रसंग। फिर लालदास जी महाराज ने उसको एक वृत्ति के रूप में तैयार किया। फिर वर्तमान हमारे समय तक आते समय अन्य भी वृत्ति है, इस प्रसंग के ऊपर भी हमने चर्चा किया। उसके पश्चात अब परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए हमारे अंदर भाव कैसी होनी चाहिए, ये परमधाम वास्तव में ब्रह्म सृष्टि के लिए ही प्राणनाथ जी ने संबोधन करके जाहिर किया है। तो हमारे अंदर वो सुहागिन ब्रह्म सृष्टि का गुण प्रकट हो तो हम परमधाम के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। फिर ये बेशुमार परमधाम को शुमार में ला करके, हिसाब में ला करके वर्णन किया। तो ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में वो परमधाम का झलक उतारने के लिए
इन सारे विषयों के ऊपर हम भूमिकात्मक रूप में चर्चा कर रहे थे। और जैसे कहा, परमधाम के अंदर प्रवेश करते ही परमधाम के हर तत्व में 9 गुण अथवा 5 विशेषताएं हैं। तो ये जितने भी भूमिका के विषय में अब तक हमने चर्चा किया, ये सब परमधाम के अंदर प्रवेश करने की तैयारी की बात है। तो आज हम ये सभी भूमिका के साथ साथ में अब परमधाम के अंदर प्रवेश करेंगे। तो जैसे ही परमधाम के अंदर प्रवेश करके विषय वस्तु को प्रारंभ करें, तो सर्वप्रथम विषय शुरू होता है परमधाम 25 पक्ष्य। तो पहले तो हम शब्द के माध्यम से जानकारी लेंगे कि 25 पक्ष परमधाम क्या क्या है। उसके बाद फिर ये 25 पक्ष में से रंगमहल जो मध्य में है, और रंगमहल को चारों तरफ से घेर करके 7 परिक्रमा है। तो ये 7 परिक्रमा क्या क्या है, इसको पहले हम शब्द के माध्यम से देखेंगे। फिर जैसे हम कल परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए अथवा परमधाम को समझने के लिए कुछ कंसेप्ट, कुछ मान्यताओं के विषय में बात कर रहे थे, तो उसमें एक आया डायरेक्शन, दिशा। तो वो डायरेक्शन के विषय में भी हम चिंतन करेंगे। तो पहले शब्दावली का जानकारी लेने के पश्चात फिर उसी को नक्शा के माध्यम से हम देखेंगे, चिंतन करेंगे। तो पहले हम समग्र रूप में 25 पक्ष परमधाम का शब्दावली और 25 पक्ष का लोकेशन, 7 परिक्रमा, ये सब लोकेशन को देखेंगे। उसके पश्चात फिर 25 पक्ष में से एक एक पक्ष का वर्णन, जैसे रंगमहल से प्रारंभ करके आगे क्रमशः विषय वस्तु को आगे बढ़ाएंगे। तो अब आइए, जैसे हम परमधाम के अंदर प्रवेश करेंगे, तो परमधाम तक पहुंचने के लिए जैसे विराट के माध्यम से हमें लक्ष्य प्राप्त हुआ है, फिर भी प्राणनाथ जी के चौपाई के हिसाब से वो परमधाम तक का लक्ष्य के विषय में अगर कहे तो कहा, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे इन घर। इस तरह से ये 6 ब्रह्मांड हद की भूमि से परे बेहद, बेहद की भूमि से भी परे अक्षर ब्रह्म का धाम, अक्षर ब्रह्म के धाम से भी परे अक्षरातीत परमधाम। तो ये परमधाम का लक्ष्य है। तो जैसे परमधाम करके एक लक्ष्य प्राप्त हुआ, तो अब वो परमधाम 25 पक्ष में है। तो पहले हम ये चिंतन करें, ये समझे कि 25 पक्ष परमधाम क्या क्या है। तो जिसको चौपाई में बताया, धाम तालाब कुंज बन जो है, माणिक नहरें बन की सोहे, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। तो इसके अंदर 25 पक्ष का नाम है। तो अब ये हमें शब्दावली को याद करके उसको चिंतन में भी उतारना है। तो सबसे पहले हमें शब्द को भी याद करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं ये जो 25 पक्ष का नाम जिस चौपाई में है, पहले वो चौपाई को नोट करा देता हूँ। उसके पश्चात फिर इस चौपाई के अंदर 25 पक्ष क्या क्या है, ये सारी चीज क्रमशः चिंतन करते जाएंगे। तो पहले अभी हमने जो चौपाई उच्चारण किया 25 पक्ष का नाम, तो उसको देखें तो कहा, धाम तालाब कुंज वन जोए, माणिक नहरे बन की सोहे। पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए।
पुखराजी, जमुना जी, लहिए। आठों सागर, आठ जिमी के। ये 25 पक्ष धाम धनी के। ये चौपाई है, ठीक है। तब इस चौपाई के अंदर 25 पक्ष का नाम है, तो उसमें से हम पहले शब्द को अलग करें। धाम ये एक पक्ष है, तालाब ये पक्ष है, कुंजवन ये तीसरा पक्ष है, माणिक ये चौथा पक्ष है, नहरे बनकी ये पांचवी पक्ष है, पश्चिम चौगान ये छठी पक्ष है, बड़ोवन ये सातवीं पक्ष है, पुखराज जी ये आठवीं पक्ष है, जमुना जी ये नौवां पक्ष है। उसके बाद आठों सागर, आठ जिमी के। 8 सागर 8 पक्ष है और 8 जिमी 8 पक्ष है, तो 8 8 16 और ये 9, तो 16 9 25 हुआ। तो ये है 25 पक्ष। तो अब इसमें भी और हम थोड़ा खुलासा करके समझने का प्रयास करें, तो ये धाम शब्द जो आया है, धाम मतलब रंगमहल। तो आप नोट करते समय यहाँ जो शब्द धाम आया है, इसको नीचे धाम इज इक्वल टू रंगमहल, इस तरह से नोट कर सकते हैं। ये एक पक्षी हुआ, धाम रंगमहल। अब ये धाम यानी कि रंगमहल कहाँ है, इसका लोकेशन हम बाद में देखेंगे। अभी खाली 25 पक्ष का नाम, इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक में धाम रंगमहल हुआ, दूसरा तालाब, ये तालाब है। तालाब मतलब हाउज कौशल तालाब। और मैं फिर भी बोल रहा हूँ, हाउस कौशल तालाब कहाँ है, इसका लोकेशन हम बाद में नक्शा से देखेंगे, दिल दिमाग में बिठाएंगे। अभी खाली शब्द के ऊपर ही हम चिंतन करें, तो तालाब मतलब हाउज कौशल तालाब। तो ये आप स्वयं नोट कर सकते हैं और याद भी रहता है। ये दूसरा पक्ष हुआ तालाब। उसके बाद तीसरा पक्ष में है कुंजवन करके आए हैं चौपाई में, लेकिन इसका पूरा नाम कुंज निकुंज वन करके आता है। तो ये तीसरे पक्ष में कुंज निकुंज वन। यहाँ माणिक शब्द आया है, तो ये माणिक पहाड़, 25 पक्ष में से एक पक्ष माणिक पहाड़ है, ये चौथा पक्ष में हुआ। उसके बाद पांचवी पक्ष में नहरे बनकी, तो इसको बनकी नहर कहते हैं। यहाँ नहर बनकी करके आया, तो इसका नाम बनकी नहर, ये पांचवी पक्ष है। तो बनकी नहर सोए। पश्चिम चौगान, ये पश्चिम चौगान पूरा एक ही पक्ष का नाम है। तो पश्चिम चौगान मतलब पश्चिम चौगान, ये सीधा नाम से ही है। तो ये पश्चिम चौगान 6 नंबर में हुआ। और 7वें नंबर में बड़ोवन। वैसे परमधाम में बहुत सारे वन का नाम आता है, उसमें जैसे बड़ोवन का नाम आया तो साथ में मधुवन महावन करके आता है। वो सब हम बाद में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए 25 पक्ष में से एक पक्ष बड़ोवन जो 7वें नंबर में यहाँ आया। और उसके बाद पुखराज जी 8वें नंबर में। तो ये पुखराज जी मतलब पुखराज पर्वत। जिस तरह से माणिक पहाड़ है, ऐसे ही पुखराज पहाड़ अथवा पुखराज पर्वत, ये भी एक पक्ष में, ये 8वां नंबर में हुआ। उसके बाद जमुना जी, तो ये 9वां पक्ष में हुआ, श्री जमुना जी। तो इस तरह से ये 9 पक्ष। उसके पश्चात जैसे कहा 8 सागर 8 जिमी, 8 सागर है और 8 जिमी है।
तो ये 8 सागर और 8 जिमी मिलाने से 16 हुआ और 16 9 25 हुआ, तो ये तो 25 पक्षी हुआ। अब हमें साथ में ये भी जानना है कि 8 सागर करके कहा, तो 8 सागर क्या है? तो 8 सागर के लिए भी प्राणनाथ जी ने ही चौपाई में 8 सागर का नाम बताया। नूर नीर क्षीर दधी सागर, घृत मधु एक ठौर, रस सरवर सागर, बिना मोमिन न पावे कोई और। इस तरह से ये 8 सागर का नाम एक ही चौपाई में बताया है। तो इसमें भी हम पहले चौपाई को नोट करें, उसके बाद फिर उसी चौपाई के अंदर जो 8 सागर का नाम है वो 8 सागर का नाम वहीं से मालूम पड़ेगा। तो अब मैं जो चौपाई नोट करा रहा हूं 8 सागर का नाम जिस चौपाई में है, तो बताएं। नूर नीर क्षीर दधी सागर, घृत मधु एक ठौर, रस सर्वरस सागर, बिना मोमिन न पावे कोई और। ये चौपाई है, ठीक है। तो इस चौपाई के अंदर 8 सागर का नाम है। देखिए, नूर नूर सागर, नीर नीर सागर 2, क्षीर क्षीर सागर 3, दधी दधी सागर 4 सागर हो गया, घृत घृत सागर 5, मधु मधु सागर 6, एक कठौरा, ठीक है। अब रस रस सागर 7, सर्वरस सर्वरस सागर 8। अब बिना मोमिन न पावे कोई और, परमधाम के मोमिन ब्रह्म सृष्टियों के अलावा इसको कोई भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चौपाई में 8 सागर का नाम भी बताया है। तो ये 8 सागर 25 पक्ष में से एक एक 8 पक्ष है। फिर कहा 8 जिमी, तो इस तरह से 8 जिमी के विषय में भी बताया है। अब सागर कहाँ है, जिमी कहाँ है, किस तरह से है, तो उसका लोकेशन हम बाद में देखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। अभी पहला नंबर हम 25 पक्ष परमधाम का नाम शब्द के द्वारा देख रहे हैं। तो इस तरह से ये 25 पक्ष परमधाम का नाम हुआ, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे और याद करेंगे। शब्दावली को पहले दिल दिमाग में बिठाना होता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं अभी ही ये बात बता देता हूं, ये सारा जो प्रसंग है चर्चनी का, जितनी भी विषय वस्तु 25 पक्ष का ही डिटेल वर्णन मैंने अपनी क्लास के प्रस्तुति में ही, जैसे प्रोजेक्टर के द्वारा पावर पॉइंट के माध्यम से इसको प्रस्तुत करने के लिए सारा प्रोग्राम बनाया हूं, परंतु मैं ज्यादातः वो प्रोजेक्टर के माध्यम से, पावर पॉइंट के माध्यम से प्रस्तुत नहीं करता हूं। और यहाँ आपको एक एक शब्द बोर्ड में लिख लिख करके बताते समय, अभी तो टेक्निकल जमाना है, इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये भी विचार आता है, बिल्कुल सही बात है। परंतु हमने दोनों पक्ष को प्रैक्टिकल अनुभव करके देखा कि यहाँ एक एक शब्द को नोट करना, कराना, एक एक नक्शा यहाँ पर खड़ा करके सामने वाला के दिल दिमाग में बिठाना और एकदम रेडीमेड नक्शा को स्क्रीन में दिखाना, उसमें इतना अंतर है वो मैं खुद महसूस कर सकता हूँ। इसीलिए शुरुआती अवस्था में ये सारा चीज अच्छी तरह से दिल दिमाग में एक एक स्टेप वाइज
बिठाने के लिए ये माध्यम ही सबसे उत्तम माध्यम हमें महसूस हुआ, इसीलिए हम इसी प्रक्रिया के हिसाब से ही प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए ये जो भी शब्दावली मैं यहाँ नोट करा रहा हूँ, और कितने सारी शब्द बोर्ड में नोट नहीं कराया जाता है, मैं यहाँ से उच्चारण करके बताया करता हूँ। जैसे कि 25 पक्ष का नाम तो मैंने चौपाई में तो लिख दिया, लेकिन अलग अलग नाम मैंने यहाँ पर नोट नहीं कराया, लेकिन आपको ये सारी शब्दावली जानकारी के लिए नोट करना होता है। अब नोट करने का अर्थ फिर ये नहीं कि नोट करके रखिए बस हो गया छुट्टी, ऐसी बात नहीं है। उसको अपने स्वाध्याय के समय अगर दिल दिमाग से थोड़ा सा उतर गया हो तो उसको फिर से एक बार देख करके उसको याद करना सहज होता है। शुरुआत में शब्दावली का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, उसके लिए मैं नोट करने की बात बता रहा हूँ। है तो ये सारी बात, ये सारी शब्दावली दिल दिमाग में बैठना होता है, परंतु जैसे यहाँ से हमने एक बार कहा, आपने एक बार सुना और एक ही बार दिल दिमाग में प्रिंट हुआ, ये तो संभव नहीं है। तो यहाँ हम 1 घंटे का समय क्लास में उपस्थित होते हैं, बाकी समय जो है ये शब्दावली को याद करने में, उसको चिंतन करने में काफ़ी समय लगाना पड़ता है, तब जा करके कुछ झलक दिल दिमाग में उतर सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ क्लास में बैठने के समय में बैठा और उसके बाद खाली समय में एक बार लौट करके देखा भी नहीं और चिंतन भी नहीं किया, तो फिर कुछ होगा नहीं। और अभी मैं बताता हूँ, अब तक जितने भी प्रसंग हमने भूमिका के रूप में चर्चा किया वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब धीरे धीरे करके ये 25 पक्ष का नाम यहाँ बताया जा रहा है और इसका लोकेशन बताया जाएगा। उसके बाद फिर 25 पक्ष में से मध्य का जो रंगमहल है, रंगमहल से वर्णन प्रारंभ होगी। तो रंगमहल के वर्णन प्रारंभ होने के बाद, वैसे रंगमहल तो 9 भूम दशमी आकाश युक्त है, लेकिन मैं अभी ही आपको बता के रख देता हूं, अभी ये 25 पक्ष के परमधाम का लोकेशन, उसके पश्चात रंगमहल को प्रारंभ करने के बाद रंगमहल का 10 भौम में से पहला भौम, ये पहला भौम वर्णन जब तक पूरी नहीं होगी तब तक काफी मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, एक एक चीज को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आगे मेहनत तो करना पड़ेगा पूरी तरह से, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ में आपको बता देता हूं, 25 पक्ष परमधाम का लोकेशन सहित रंगमहल का वर्णन प्रारंभ होने के बाद रंगमहल का प्रथम भौम का वर्णन पूरी होने तक में पूरी तरह से आपने वर्णन को सही हिसाब से समझा, दिल दिमाग में वो बैठ गया, तो आगे मैं गारंटी के साथ में बोल देता हूं, पूरा 25 पक्ष परमधाम समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगा। रंगमहल का प्रथम भौम का डिजाइन खड़ा करने के लिए ये शुरुआती अवस्था होने से उसका प्रक्रिया, शब्दावली, ये सब नया होता है शुरू में, इसीलिए उसको एक एक स्टेप को बिल्कुल ही बारीकी से ध्यान दे करके समझना होता है। और जैसे रंगमहल का पहला भौम हुआ, उसके बाद तो उसी के आधार पर दूसरी भौम, तीसरी भौम, चौथी भौम करते 9 भौम दशमी आकाशी तक उठाना है, और अलग अलग भौम की अलग अलग विशेषताएं जो है वो मेन विशेषता के ऊपर वर्णन करना है। तो प्रथम भौम खड़ा होने के बाद ऊपर का 9 भौम अथवा 8 भौम सहज है, और रंगमहल पूरा होते होते 25 पक्ष परमधाम के अंदर जो कुछ भी वर्णन है उसका नमूना सब रंगमहल के अंदर ही मिलता है। तो रंगमहल पूरा होने का मतलब 25 पक्ष का नमूना पूरा होना है, और रंगमहल को समझने के लिए पहले प्रथम भौम को समझना होता है। इसीलिए रंगमहल का प्रथम भौम खड़ा होने तक में पूरी तरह से दिल दिमाग को साफ रख करके एक एक शब्द को, एक एक स्टेप को बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। और मैंने कहा
कि रंगमहल के प्रथम भौम खड़ा होने तक में आपने एकदम सही हिसाब से सहजता के साथ में समझा हो तो आगे 25 पक्षी परमधाम समझने में कोई कठिन नहीं रहता है। और अगर रंगमहल का प्रथम भौम खड़ा होने में वहीं पर ही उलझन हो, कंफ्यूज हो, शब्दावली याद नहीं हुआ हो और उसका वर्णन करने का प्रक्रिया समझ में नहीं आया हो, तो फिर आगे रंगमहल का पूरा वर्णन ऐसे ही कंफ्यूज में चला जाएगा। और रंगमहल जैसे कंफ्यूज में चला गया फिर 25 पक्षी परमधाम ऐसे ही चला जाता है। इसीलिए मैं शुरुआत में ही सावधानी दिला रहा हूं। विषय इतना कठिन नहीं है, लेकिन शुरुआत में इसका प्रक्रिया, भाषा, शब्दावली अपना ही, इसीलिए बहुत ही सतर्कता के साथ में ये सब चिंतन करना होता है। इसलिए उसके लिए शब्दावली भी याद करना पड़ेगा। अब टेक्निकल भाषा परमधाम का ही भाषा शब्दावली है, उसी शब्द को याद करना होगा, तो उसके लिए नोट करने की भी जरूरत है। ठीक है, तो ये भी आपको मैंने जानकारी दिया। और समग्र में अब तक हमने ये 25 पक्षीय परमधाम का नाम वाला चौपाई और उसी प्रसंग में ये 8 सागर का नाम वाला चौपाई को नोट किया। तो इस तरह से ये समग्र में 25 पक्ष परमधाम का नाम हुआ। मतलब ये चौपाई में 9 पक्ष का नाम है और 8 सागर और 8 जिमी मिला करके ये 25 पक्ष परमधाम हुआ। ये हुआ नाम। अब इसका लोकेशन नक्शा के माध्यम से हम बाद में देखेंगे। अब इसके पश्चात नक्शा से अंदर प्रवेश करने से पहले हमें कुछ विषय के ऊपर चिंतन करना है। तो कल हम बात कर रहे थे कि परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत है। तो अब हम वो डायरेक्शन, दिशा, इस विषय में पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर रंगमहल मध्य में है तो उसके चारों तरफ 7 परिक्रमा का वर्णन आता है। तो 7 परिक्रमा क्या क्या है उसको शब्दावली के हिसाब से पहले चर्चा करेंगे। उसके पश्चात फिर सारी चीज को नक्शा के माध्यम से हम वर्णन करेंगे। तो मैंने पहला पॉइंट 25 पक्ष परमधाम का नाम बताया। अब दूसरा पॉइंट डायरेक्शन के विषय में बता रहा हूं। और दूसरी बात आप ध्यान दीजिए, आप नोट तो जरूर करेंगे, लेकिन मैं जब यहां पर नक्शा बनाता हूं और उसका लोकेशन यहां नक्शा में बता करके शब्द में वर्णन करता हूं, उस समय में आपका पूरा दिल दिमाग और आंख यहां बोर्ड में होना चाहिए। अब मैंने यहां पर थोड़ा सा एक नक्शा बनाया और आप वहां पर अपनी नोटबुक में नक्शा बनाने लगे, तो फिर मैं दूसरा यहां पर व्याख्या करने लगूंगा तो आप वो देखेंगे नहीं और यहां पर नक्शा बन करके तैयार होगा। फिर आप आंख उठा करके देखते समय तो यहाँ नक्शा बन करके तैयार हुआ, फिर कहां से कैसे बना, क्या बना, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए इस विषय में भी मैं अभी बता के रख रहा हूं। आगे जा करके हर स्टेप जहां कहीं का भी वर्णन करते समय पूरी तरह से एक एक चीज को मैं यहां बोर्ड में ही नक्शा बना करके ही शब्द के द्वारा ही क्लियर कराने का प्रयास करता हूं। उसके आधार पर बाद में फिर ये जो पाठ है, ये जो वृत्ति है, उसके शब्दावली के हिसाब से हम अध्ययन करेंगे तो सहजता के साथ में समझेंगे। इसलिए जो कुछ भी नक्शा बनाएंगे, व्याख्या करेंगे, तो उस समय में आप पेपर पेन को छोड़ोगे नहीं। नोट करने के लिए अलग सा समय हम देंगे, मैं फटाफट नोट करेंगे। तो अब मैं 25 पक्ष परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए, जैसे 25 पक्ष का नाम के विषय में हमने कहा, अब डायरेक्शन के विषय में हम बात करने जा रहे हैं। तो इधर देखिए, जैसे कि ये परमधाम है, अब नक्शा के हिसाब से समझना पड़ेगा। तो ये परमधाम है, तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन यानी कि दिशा का ज्ञान होना होता है। तो उसमें 4 दिशा का नाम तो हम जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरह से।
और ये कहाँ कहाँ किस तरह से है इस विषय में देखें तो इधर देखिए, ये जो दिशा है ये पूर्व दिशा है, ठीक है, ये पूर्व। अब ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम, ठीक है। अब ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ, तो ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, ठीक है। कोई भी नया जगह में हम जाएं तो वहां पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसे मालूम पड़ेगा? सुबह जिस दिशा से सूर्योदय होता है वो पूर्व दिशा है, और पूर्व दिशा की तरफ सन्मुख होते समय उसका बैक साइड पीछे तरफ पश्चिम दिशा, और ऐसे करते समय ये बाएं साइड उत्तर और ये दाएं साइड दक्षिण है। तो इसमें देखिए, जैसे ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम हुआ, तो पूर्व सन्मुख होते समय बाएं साइड जो है ये उत्तर और दाएं साइड जो है ये दक्षिण। तो ये हो 4 दिशा। अब 4 दिशा के साथ में 4 कोण का भी नाम आता है। तो 4 कोण क्या क्या है? अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण। तो इस तरह 4 कोण का नाम है। तो ये भी देखिए, ये पूर्व दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। तो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच में एक कोण है जिस कोण का नाम है अग्नि कोण। क्या कहा? अग्नि कोण। अब इसी तरह से दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में एक कोण है, इस कोण का नाम है नैऋत्य कोण। नैऋत्य लिख दिया हूं, कोण आप स्वयं समझेंगे। ऐसे ही पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के बीच में एक कोण है, इस कोण का नाम है वायव्य कोण। वायव्य कोण। और उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच में एक कोण है, यह है ईशान कोण, ठीक है। तो इस तरह से 4 कोण भी हुआ। तो 4 कोण का नाम अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, ठीक है। तो अब 4 दिशा और 4 कोण करके कहा, परंतु ये दोनों को एक ही शब्द में कहते समय इसको दिशा ही कहते हैं। जैसे 8 दिशा करके आता है ना, तो 8 दिशा करके कहा, तो ये 4 दिशा का नाम और 4 कोण का नाम करके जो 8 नाम आया है, ये सबको एक शब्द में मिला करके 8 दिशा कहते हैं। और कभी कभी 10 दिशा शब्द भी आता है, तो उस समय में ये 8 दिशा तो है ही, और प्लस 2, एक धरती एक आसमान, ये मिला करके 10 दिशा होता है। तो ये 4 कोण 4 दिशा। तो पहले तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से दिल दिमाग में बिठाना होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सब विषय है। इसको अगर सही हिसाब से समझ में नहीं आया तो बाद में जाकर के फिर रंगमहल के पूर्व दिशा में चांदनी चौक है, अब पूर्व दिशा किधर है? रंगमहल के पश्चिम दिशा में फूलबाग नूरबाग है, अब पश्चिम दिशा किधर है? डायरेक्शन का ही अगर मालूम न हो तो फिर आगे चिंतन नहीं कर सकेंगे। रंगमहल का दक्षिण दिशा में हौज कोसर तालाब है और दक्षिण दिशा किधर है? तो एक एक चीज डायरेक्शन के हिसाब से चिंतन करना होता है। इसीलिए शुरुआती में ही ये जो डायरेक्शन लोकेशन जो है पूरी तरह से दिल दिमाग में बिठाना होगा। इतना कठिन तो कुछ है ही नहीं। ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और पूर्व और दक्षिण के बीच में अग्नि कोण, दक्षिण पश्चिम के बीच में नैऋत्य कोण, पश्चिम उत्तर के बीच में वायव्य कोण, और उत्तर पूर्व के बीच में ईशान कोण, ठीक है। अब इसको हमें परिक्रमा के हिसाब से भी याद करना होता है, चिंतन करना होता है। तो उस हिसाब से देखें तो
जैसे देखिए, पूर्व दिशा में हम खड़े हैं, तो यहां से परिक्रमा करते जाएं तो पूर्व दिशा से अग्निकोण, अग्निकोण से दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा से नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण से पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा से वायव्य कोण, वायव्य कोण से उत्तर दिशा, उत्तर दिशा से ईशान कोण, ईशान कोण से पूर्व दिशा। इस तरह से परिक्रमा हुआ। ये आठों दिशा का नाम लेते समय ये क्रम। सिर्फ 4 दिशा ही अगर देखें तो परिक्रमा की भाषा में 4 दिशा, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, फिर पूर्व, खाली 4 दिशा से। 4 कोण का ही नाम से देखें तो अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण। इस तरह से ये डायरेक्शन की बात है। ठीक है, अब इसको पहले दिल दिमाग में बिठाना होगा, याद करना होगा, और जहां कहीं भी, जैसे अब इसी को मैं प्रत्यक्ष अभ्यास कराता हूं आपको, जैसे मेरे हाथ में ये किताब है, अब इसमें भी आपको 4 दिशा 4 कोण यानी कि 8 दिशा अलग करना पड़ेगा। अब देखिए, ये पूर्व दिशा है, तो ये पूर्व है, तो ये पश्चिम है, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, अब कोण के हिसाब से ये अग्नि कोण, ये नैऋत्य कोण, ये वायव्य कोण, ये ईशान कोण। अब पूरा परिक्रमा के भाषा से कहे तो पूर्व दिशा, अग्नि कोण, दक्षिण दिशा, नैऋत्य कोण, पश्चिम दिशा, वायव्य कोण, उत्तर दिशा, ईशान कोण, पूर्व दिशा। ठीक, आप अपने अपना कमरा को याद करिए। कमरा में भी 4 दिशा में 4 दीवार है और 4 कोण है, तो कहीं पर भी ये आठों दिशा, इसको पहले जानना होगा, क्योंकि 25 पक्ष परमधाम का लोकेशन के लिए भी ये डायरेक्शन जरूरत है ही। बाद में जाकर के अंदर जाते समय हर एक जगह में ये दिशा जरूरत होता है। तो इसको पूरी तरह से समझे जाने बिना आगे जाकर के परमधाम की निशानियों को चिंतन करने में बहुत ही कठिन होता है। तो इसीलिए पहला नंबर हमने 25 पक्ष परमधाम का नाम ये नोट किया। अब दूसरे नंबर में ये डायरेक्शन यानी कि दिशा, 4 दिशा 4 कोण, इस विषय में कहा। तो आप इसको भी फटाफट नोट करिए और साथ में दिमाग में भी सेट करना पड़ेगा। और अभी मैं यहां से दिमाग में सेट करना पड़ेगा करके बोल रहा हूं, तो शुरू में तो अब दिमाग में सेट करना पड़ेगा, फिर करते करते इसको पूरी तरह से हृदय में छाप बिठाना होता है। इसी के आधार पर चिंतन करना होगा। ठीक है, अब इसके पश्चात हम तीसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं इसी नक्शा के आधार पर ही बताता हूं कि तीसरा पॉइंट है, ये 25 पक्ष परमधाम का मध्य भाग में रंग महल है। जैसे ये परमधाम हो तो ये पूरा परमधाम का लंबाई के हिसाब से 50 करोड़ योजन का बताया है। वो 50 करोड़ का हिसाब भी हम करेंगे, लेकिन अभी देखिए समग्र में ये दक्षिणी किनार से उत्तर किनार तक, पश्चिमी किनार से पूर्व किनार तक, अथवा पूर्व किनार से पश्चिम किनार तक, ये 50 करोड़, ये 50 करोड़, इसको परमधाम 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा करके बताते हैं। फिर भी मैं बोल रहा हूं 50 करोड़ योजन लंबाई चौड़ाई का एरिया हिसाब हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं पहला ये 25 पक्ष में से सबसे पहला नंबर नाम आया था धाम। धाम यानी कि रंगमहल। तो वो रंगमहल कहां पर है, उसका लोकेशन, उसके पश्चात
ये रंगमहल को चारों तरफ से घेर करके 7 परिक्रमा है, हमने ये भी बताया। तो वो 7 परिक्रमा क्या क्या है, पहले उसका शब्दावली हम नोट करेंगे, चिंतन करेंगे। उसके पश्चात फिर एक साथ में हम नक्शा के द्वारा 25 पक्ष और ये 7 परिक्रमा कहां कहां किस तरह से है ये सब देखेंगे। तो जैसे कहा, ये पूरा परमधाम एरिया में पूर्वी किनार से पश्चिम किनार तक, उत्तर किनार से दक्षिण किनार तक 50 जन लंबाई चौड़ाई करके। अब इसका मध्य भाग ये देखिए, मध्य केंद्र बिंदु। तो यहां पर खड़ा होइए, तब इसने कितना एरिया लिया, ये सब बारीकी वर्णन हम बाद में करेंगे, अभी मैं खाली लोकेशन बता रहा हूं। तो ये मध्य भाग में रंगमहल है। 25 पक्ष में से सबसे पहला नंबर धाम करके कहा ना, तो ये मध्य भाग में रंगमहल है। ठीक है, मैं जो शब्द बोल रहा हूं यहां नक्शा में भी लोकेशन बता रहा हूं, यहां के लोकेशन देखते हुए शब्द को सुन करके दिल दिमाग में एक एक शब्द को बिठाते जाना है। तो ये रंगमहल का लोकेशन हुआ। तो पूरा परमधाम का एरिया, विशाल एरिया को समझिए, उसके बिल्कुल मध्य भाग केंद्र बिंदु में रंगमहल है। अब ये रंगमहल को चारों तरफ से घेर करके 7 परिक्रमा है। मैं शुरुआत में ही 7 परिक्रमा का नाम, 7 परिक्रमा का लोकेशन इसीलिए बताने जा रहा हूं कि ये 7 परिक्रमा का नाम और लोकेशन को हम अच्छी तरह से एक बार समझे और दिल दिमाग में बिठाएं तो एक झलक में परमधाम का दर्शन हो गया। अब उसी को फिर से बारीकी में एक एक पक्ष का, एक एक स्थान का अध्ययन चिंतन मनन करना होता है। इसीलिए मैं शुरुआत में एक झलक में 25 पक्ष परमधाम के अंदर क्या क्या आता है उसकी जानकारी देने के लिए ये विषय को यहां जोड़ रहा हूं। तो कहा, पूरा 25 पक्ष परमधाम के मध्य भाग में रंगमहल है। यहां तक तो हुआ। अब आगे रंगमहल का 7 परिक्रमा, इस विषय में हम थोड़ा कुछ चर्चा करेंगे। तो इसको क्रमशः चिंतन करने के लिए, दिल दिमाग में बिठाने के लिए सहज हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं। एक नंबर में हमने 25 पक्ष परमधाम का नाम, इस विषय में चर्चा किया। दूसरे नंबर में ये जो नक्शा बना है, यहां शब्द लिखा है डायरेक्शन। अब तीसरे नंबर में हम चर्चा करेंगे रंगमहल का 7 परिक्रमा। तो रंगमहल के लोकेशन को देख लिया। अब 7 परिक्रमा का लोकेशन कहां कहां क्या है वो बाद में नक्शा से देखेंगे, लेकिन पहले शब्द को सुने, शब्दावली को देखें। तो अब मैं ये शब्दावली यहां बोर्ड में नोट नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहां से बताऊंगा, आपको अपने नोटबुक में नोट करना होगा। तो मैं जो शब्दावली बताऊंगा उसको नोट करते जाइए। तो हेडलाइन में लिखिए रंगमहल की 7 परिक्रमा। ये रंगमहल के मध्य में और इसका बाहर से 7 परिक्रमा है। ठीक है, अब आगे 7 परिक्रमा में प्रथम परिक्रमा। अब प्रथम परिक्रमा कहने से पहले मैं आपको जानकारी के लिए यह भी बता देता हूं, वैसे ये परिक्रमा गिनती करने की 2 तरीका है। अंदर से यानी कि रंगमहल की तरफ से बाहर जाने के हिसाब से भी इसका गिनती किया जाता है, और बाहर से भीतर रंगमहल की तरफ आने का भी इसका हिसाब रहता है। इसीलिए जैसे रंगमहल का 7 परिक्रमा करके हेडलाइन में लिखे तो समझने में सहज हो, इसीलिए और भी एक पॉइंट में बता देता हूं, ब्रैकेट में लिख करके रखिए रंगमहल से बाहर जाते समय अथवा भीतर से बाहर की तरफ जाते समय करके नोट करके रखेंगे तो बाद में कोई कंफ्यूज नहीं होगा। नहीं तो फिर कोई बाहर से वर्णन करने वाले बाहर से वर्णन कर दे तो फिर 1 नंबर में जो परिक्रमा का नोट किया है वो तो 7वां नंबर में आता है, क्योंकि भीतर से बाहर जाते समय जो पहला नंबर है वो बाहर से भीतर आते समय तो 7वां नंबर होता है ना।
तो इसीलिए रंगमहल की 7 परिक्रमा, लेकिन हम किधर से हिसाब कर रहे हैं? भीतर से, यानी कि रंगमहल की तरफ से बाहर की तरफ जाने का। ठीक है, अब आइए 7 परिक्रमा में से प्रथम परिक्रमा, मैं जो शब्द बोल रहा हूं आप नोट करते जाइए। मैं बोल रहा हूं प्रथम परिक्रमा मतलब पहला परिक्रमा। अब पहला परिक्रमा के लिए पहले डायरेक्शन, तो पहले ही बताया हूं डायरेक्शन का ज्ञान होना जरूरत है करके। तो अब मैं बोल रहा हूं रंगमहल की पहला परिक्रमा में पूर्व दिशा में, तो नोट करते समय पूर्व में डैश चांदनी चौक। तो पूर्व में मतलब क्या, ये रंगमहल हुआ तो पूर्व किस तरफ है? अब जिसको डायरेक्शन अगर दिल दिमाग में नहीं बैठा हो तो पूर्व किधर है क्या पता, तो यहां बताया गया है पूर्व में मतलब इस तरफ। तो पहला परिक्रमा पूर्व में क्या कहा? चांदनी चौक। ठीक, अब दक्षिण दिशा में पहला परिक्रमा की ही बात हो रही है, तो दक्षिण दिशा मतलब अब यहां से हम आए इस तरफ, दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी। अब दक्षिण से किधर जाएंगे? पश्चिम में, इसलिए पश्चिम दिशा में फूलबाग नूरबाग, और यहां से उत्तर में लाल चबूतरा खड़ोकली ताड़वन, और फिर पूर्व में आते समय चांदनी चौक। तो ये हुआ रंगमहल का पहला परिक्रमा। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, रंगमहल का पहला परिक्रमा पूर्व में चांदनी चौक, दक्षिण में बट पीपल की चौकी, पश्चिम में फूलबाग नूरबाग, उत्तर में लाल चबूतरा खड़ोकली ताड़वन, फिर पूर्व में आते समय चांदनी चौक, वो तो पहले ही नोट हुआ है। ये है रंगमहल का पहला परिक्रमा। अब चलते हैं दूसरी परिक्रमा, तो नोट करिए दूसरा परिक्रमा करके। अब दूसरी परिक्रमा में भी पूर्व में, मैं खाली शब्दावली नोट करा रहा हूं, अभी नक्शा को लोकेशन को बाद में देखेंगे। दूसरा परिक्रमा पूर्व में 7 घाट जमुना जी अक्षरधाम, 7 घाट जमुना जी अक्षरधाम, ये हुआ पूर्व में। अब पूर्व से किस तरफ जाएंगे? फिर दक्षिण, इसीलिए दक्षिण में कुंज निकुंज वन, कुंज निकुंज वन, हौज कौशर तालाब, 24 हांस का महल। दक्षिण दिशा के तरफ भी 3 ही नाम आया है। कुंज निकुंज वन 1 हुआ, हाउस कौशर तालाब 2 हुआ, 24 हांस का महल 3 हुआ। अब दक्षिण से पश्चिम दिशा की तरफ, तो पश्चिम में अन्नवन दुबदुलीचा पश्चिम का चौगान, ये है दूसरी परिक्रमा में पश्चिम दिशा में। इसमें भी 3 ही नाम आया, अन्नवन दुबदुलीचा चौगान। अब पश्चिम से चलते हैं उत्तर दिशा में, उत्तर में बड़ोवन मधुवन महावन, ये तीनों वन का नाम है, बड़ोवन मधुवन महावन और पुखराज जी। तो उत्तर दिशा में बड़ोवन मधुवन महावन और पुखराज जी। और फिर पूर्व में आए तो पूर्व में 7 घाट जमुना जी अक्षरधाम, जो पहले ही हुआ है। तो ये है रंगमहल का दूसरी परिक्रमा। तो फिर मैं दूसरी परिक्रमा एक बार बोल रहा हूं, फटाफट आप अपने नोट में भी देखेंगे और दिमाग में भी उसको बिठाते जाएंगे।
दूसरी परिक्रमा पूर्व में सातघाट जमुना जी अक्षरधाम, दक्षिण में कुंज निकुंज वन हौज-कोसर तालाब 24 सांस का महल, पश्चिम दिशा में अन्नवन दुबदुलीचा पश्चिम चौगान, उत्तर दिशा में बड़ोवन मधुवन महावन पुखराज जी। फिर पूर्व में आइए तो परिक्रमा पूरा हुआ, दूसरी परिक्रमा। अब हम चलते हैं तीसरी परिक्रमा में। तो तीसरी परिक्रमा में अब पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर करके अलग अलग दिशा की जरूरत नहीं है। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, तीसरी परिक्रमा से लेकर के 7 परिक्रमा तक अब ये डायरेक्शन अलग करने की जरूरत नहीं है। उसका कारण क्या है वो बाद में हम नक्शा से देखेंगे तो और खुलासा होगी। फिर भी अभी मैं बता के रख रहा हूं कि पहला परिक्रमा और दूसरा परिक्रमा में चारों तरफ अलग अलग निशानी है, इसलिए उसको पूर्व में ये, दक्षिण में ये, पश्चिम में ये, उत्तर में ये करके इस तरह से समझना पड़ा। अब तीसरी परिक्रमा में जाने के बाद चारों तरफ एक ही शोभा है, इसीलिए उसको पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में करके इस तरह से बताने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ एक ही शोभा, इसीलिए तीसरी परिक्रमा जबेरों की नहर, सीधा। अभी शब्द को ही नोट करके रखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसको नक्शा में देखने से बाद में मालूम पड़ेगा ही। तो तीसरी परिक्रमा में क्या कहा? जबेरों की नहर। अब चौथी परिक्रमा, चौथी परिक्रमा माणिक पहाड़ का हद। माणिक वो 25 पक्ष में से एक पक्ष है, उसका हद मतलब उसका सीमाना। अभी खाली शब्द माणिक पहाड़ का हद, इसको याद करें। वो माणिक पहाड़ कहाँ है और उसका हद का परिक्रमा किस तरह से है वो बाद में मालूम पड़ेगा। तो चौथी परिक्रमा माणिक पहाड़ का हद। अब पांचवी परिक्रमा बन की नहर। तो 25 पक्ष में से एक पक्ष का नाम बन की नहर भी आया था ना, तो ये बन की नहर पांचवी परिक्रमा में है। उसके बाद छठी परिक्रमा, छठी परिक्रमा में है छोटी रांग। रांग शब्द इधर देखिए, रांग, रांग का अर्थ है किला। ही परिक्रमा छोटी रांग। और इस छोटी रांग को चार हार हवेली के नाम से भी वर्णन किया है, इसीलिए ब्रैकेट में वो चार हार हवेली ये भी लिख के रखिए। तो छठी परिक्रमा छोटी रांग, चार हार हवेली। और सातवीं परिक्रमा बड़ी रांग। और ये बड़ी रांग में ही 8 सागर और 8 जिमी है, इसलिए उसको भी जानकारी के लिए आप ब्रैकेट में 8 सागर 8 जिमी करके लिख करके रख सकते हैं। इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा हूं कि सातवीं परिक्रमा 8 सागर 8 जिमी, मैंने ये नहीं कहा। सातवीं परिक्रमा का नाम है बड़ी रांग, और वो बड़ी रांग में 8 सागर 8 जिमी है। तो बड़ी रांग में 8 सागर 8 जिमी है, ये जानकारी के लिए ब्रैकेट में 8 सागर 8 जिमी लिख करके रख सकते हैं, ये बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये हुआ रंगमहल के 7 परिक्रमा, ये शब्दावली। ठीक है, तो अब देखिए हमने 3 पॉइंट के ऊपर चर्चा किया। पहला नंबर 25 पक्ष परमधाम का नाम, दूसरा नंबर उसका डायरेक्शन, तीसरा नंबर रंगमहल सहित रंगमहल का 7 परिक्रमा। ठीक, अब इसको मैं फिर से एक बार शब्दावली रिकैप करा रहा हूं। पहला नंबर 25 पक्ष का नाम, धाम तालाब कुंजबन जो है, माणिक नहरें बन की सोहे, पश्चिम चौगान बड़ोवन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष धामधनी के। इसमें 25 पक्ष का नाम है
और जो 8 सागर कहा, 8 सागर का नाम नूर, नीर, क्षीर, दधी सागर, घृत, मधु, एक ठौर, रस, सर्वरस सागर, बिना मोमिन न पावे कोई और। इस चौपाई के द्वारा 8 सागर का नाम बताया है। तो यह पहला पॉइंट 25 पक्षे का नाम हुआ। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हमने डायरेक्शन के विषय में बात किया। तो डायरेक्शन में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये 4 दिशा परिक्रमा के हिसाब से, और साथ में 4 कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, ये 4 कोण अलग है। ये 4 दिशा और 4 कोण दोनों को मिलाकर के एक शब्द में 8 दिशा कहते हैं। उसको हम परिक्रमा के हिसाब से चिंतन करें तो पूर्व दिशा से अग्नि कोण, फिर दक्षिण दिशा, नैऋत्य कोण, पश्चिम दिशा, वायव्य कोण, उत्तर दिशा, ईशान कोण, फिर पूर्व दिशा। इस तरह से इसको भी दिल दिमाग में बिठाना होगा। उसके पश्चात तीसरे नंबर में हमने बात किया, ये पूरा परमधाम का एरिया 50 करोड़ योजन लंबाई चौड़ाई में है। वो हिसाब हम बाद में करेंगे, कहा है। खाली मैंने ये 50 करोड़ योजन लंबाई चौड़ाई करके इसीलिए शब्द प्रयोग किया हो कि इसके मध्य सेंटर पॉइंट में, मध्य भाग में रंग महल है, ये लोकेशन बताने के लिए। तो परमधाम का मध्य भाग में रंग महल है। ये रंग महल को चारों तरफ से घेर करके 7 परिक्रमा है। तो 7 परिक्रमा क्या क्या है? भीतर यानी कि रंग महल से बाहर की तरफ जाते समय पहला परिक्रमा, पूर्व में चांदनी चौक, दक्षिण में बड़ पीपल की चौकी, पश्चिम में फूलबाग नूरबाग, उत्तर में लाल चबूतरा, खड़ोकली, ताड़वन, फिर पूर्व में चांदनी चौक, ये पहला परिक्रमा। दूसरा परिक्रमा, पूर्व में 7 घाट, जमुना जी, अक्षरधाम, दक्षिण में कुंज निकुंज वन, हौज कौशल तालाव, 24 सांस का महल, पश्चिम में अन्नवन, दुबदुलीचा, पश्चिम चौगान, उत्तर में बड़ोवन, मधुवन, महावन, पुखराज जी, फिर पूर्व में आए तो 7 घाट, जमुना जी, अक्षरधाम। ये हुआ रंग महल का दूसरा परिक्रमा। तीसरी परिक्रमा में जवेरों की नहर, चौथी परिक्रमा में माणिक पहाड़ का हद, पांचवी परिक्रमा बौंकी नहर, छठी परिक्रमा छोटी रांग अथवा 4 हार हवेली, सातवीं परिक्रमा बड़ी रांग जिसमें 8 सागर 8 जिमी है। ये शब्दावली है। ठीक है, अब ये सारे शब्दावली याद करना पड़ेगा। जब 25 पक्षे का नाम ही याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे चिंतन करेंगे? डायरेक्शन, ये शब्दावली भी है, इसको भी दिल दिमाग में बिठाना होगा। और 7 परिक्रमा, रंगमहल मध्य में है और 7 परिक्रमा करके कहा है। ये सारे शब्दावली याद होना होता है। इसलिए मैंने आज ये 3 पॉइंट में शब्दावली का ही नोट कराया हूं, और कल हम ये सारे शब्दावली नक्शा में किस तरह से है, नक्शा के माध्यम से इसका लोकेशन देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये पूरा शब्द याद होना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, 25 पक्षे का लोकेशन वर्णन और रंगमहल का प्रथम होम खड़ा करने तक में पूरी तरह से मेहनत करना होगा। उसके बाद भी मेहनत तो करना होगा, लेकिन तब तो शब्दावली भी काफी फेमिलियर हो चुके होते हैं, इसीलिए थोड़ा सहज होता है। तो अभी आपको ये सारा शब्दावली नया जैसे भी लगे, प्रेरणा जी ने कहा ना, अब कलाम कहो अरसा जीम के करके परमधाम की भाषा शब्दावली है। तो शुरुआत में ये सारा टेक्निकल भाषा, अब पहली बार जा रहे हैं तो कितने सारे शब्द नया जैसे भी लगते हैं, परंतु इतना नया तो है नहीं। फिर भी इसको अब कहाँ 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 किस तरह से सुने हुए होते हैं, अब इसको एकदम पान सा प्रक्रियावत शब्द को दिल दिमाग में बिठा करके जाना होता है। इसलिए ये शब्दों के ऊपर चिंतन करेंगे, दिल दिमाग में बिठाएंगे, तो कल हम इसको फिर नक्शा के द्वारा 25 पक्षे का लोकेशन, फिर रंगमहल, 7 परिक्रमा और उसमें डायरेक्शन का क्या आवश्यक है, ये सारा अभ्यास करेंगे। उसके पश्चात फिर जैसे कहा ये पूरा 50 करोड़ योजन में है, तो 50 करोड़ का हिसाब भी कुछ चर्चा करेंगे। उसके बाद एक झलक परमधाम का रूप देखने के बाद फिर उसमें से रंगमहल एक पक्ष है, तो फिर रंगमहल से वर्णन को प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए मैं यहीं पर विश्राम दे रहा हूं। पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।